करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की। बिजनेस फर्म engage in international business experience, foreign exchange exposure and risk. It may be recalled that foreign exchange exposure is a sensitivity of the value of assets, liabilities and cash flow of a firm to exchange rate of currencies. The variability in the value of assets, liabilities, and cash flow induced by such exposure is referred to as foreign exchange risk. Business enterprise have to design and implement proper risk management system and methods to reduce or eliminate the risk arising from foreign exchange exposure. सो बेसिकली बिजनेस फर्म जो है इंटरनेशनल बिजनेस में एक एक्सपीरियंस लेते हैं जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर होता है, और इस एक्सपोजर से बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज जब हम करते हैं तो हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं, और ये ट्रांजैक्शन में कुछ रिस्क भी होते हैं। और ये जो वेरिएबिलिटी है इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज, कैश फ्लो, वो एक एक्सपोजर से रेफर करता है, और वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है वो अपने इस ट्रांजैक्शन को डिज़ाइन करते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट मेथड्स भी यूज़ करते हैं। कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उनका जो रिस्क है वो बढ़ने से रोक सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क, एक ट्रांजैक्शन का रिस्क कैसे होता है और वो ट्रांजैक्शन रिस्क का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो ट्रांजैक्शन रिस्क रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी इन द होम करेंसी वैल्यू ऑफ कैश फ्लो arising from transaction already completed and whose foreign currency values are contractually fixed. The variability in cash flows on account of exchange rate fluctuations may result in a gain or loss at the firm, depending on the direction of movement of exchange rate. The variability may be significant or insignificant depending on the extent of movement of exchange rate. It is possible to neutralize the impact of exchange rate fluctuation on cash flow and thus eliminate the variability by adopting certain measures. This process of eliminating the variability is known as hedging, and the measure used for achieving objectives are known as hedging techniques. So, ये जो ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे वेरिएबिलिटी होती है, डिफरेंसेस होता है होम करेंसी वैल्यू में, और वो अराइज होता है ट्रांजैक्शंस में जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मतलब जो वेरिएबिलिटी है, जो डिफरेंसेस है होम करेंसी और दूसरे करेंसी के जो वैल्यूज़ है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअली हमने जो प्राइस फिक्स किया है उसमें। अब ये वेरिएबिलिटी कहाँ पे होगी? कैश फ्लोज में होगी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जिसके वजह से गेन या लॉस हो सकता है फर्म को। यानी अगर आपने एक फॉरेन ट्रांजैक्शन किया और एक्सचेंज रेट में कुछ चेंजेस दिखे आपके होम करेंसी और जो करेंसी जो दूसरी कंट्री के करेंसीज है उसमें, तो कभी आपको एक्सचेंज रेट में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड अगर हम बात करें, जब आपको गोल्ड परचेज करना है और प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए वो लॉस है, बिकॉज आप अपने पैसे के अगेंस्ट में गोल्ड ले रहे हो। लेकिन जब आप उसी रेट में गोल्ड गिरवी रखते हो और पैसा लेते हो तो आपके लिए प्रॉफिट है। वाइस वर्सा, गोल्ड का प्राइस डाउन हो जाता है, समझिए पहले 50,000 था, अब 38,000 हो गया है कुछ महीनों बाद। एग्जाम्पल है, एक्चुअल प्राइस में डिफर। तो 38,000 जब आप परचेज करते हो गोल्ड अगेंस्ट कैश, आपके लिए फ़ायदा है, बिकॉज कम प्राइस में ज़्यादा आपको गोल्ड मिलेगा। लेकिन जब आप वही गोल्ड गिरवी रखने जाते हो, लेंड करने जाते हो, तो आपको जो प्राइस गिरा हुआ है उसके मुताबिक कम प्राइस मिलता है। सो दैट इज़ गेन और लॉस। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन कैश फ्लोज एंड दस एलिमिनेट द वेरिएबिलिटी बाय अडॉप्टिंग सर्टेन मेजर्स। अब ट्रांजैक्शन जो करते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज में, वहाँ पे कुछ वेरिएबिलिटीज़ होते हैं हमारे कैश फ्लोज में, और ये कैश फ्लोज का जो डिफरेंसेस है या फिर रिस्क है उसको कुछ सर्टेन मेजर्स के साथ, कुछ प्लानिंग के साथ, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ हम इसे अवॉइड कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। This process of eliminating variability is known as hedging and the measures used for achieving objectives are known as hedging technique। अब ये जो वेरिएबिलिटीज़ को हम लोग एलिमिनेट करते हैं उसको hedging कहते हैं, और जो मेथड या टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसको hedging टेक्निक्स कहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट
फंक्शंस इन्वॉल्व होता है. नंबर वन, असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी एंड आइडेंटिफाइंग वेदर इट इज़ लाइकली टू बी फेवरेबल और एडवर्स. तो जो भी हम असेसमेंट करते हैं वेरिएबिलिटीज़ के ऊपर और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है या फिर हेजिंग है वो फेवरेबल है या हमारे अगेंस्ट में होगा या एडवर्स होगा. ठीक है. डिसाइडिंग वेदर टू हेज और नॉट टू हेज ऑल और पार्ट ऑफ द एक्सपोजर. जितना भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसमें पूरा का पूरा हमें हेजिंग करना है या पार्ट हेजिंग करना है वो हमें डिसाइड करना है. चूजिंग द ऑप्टिमल हेजिंग टेक्निक टू सूट सिचुएशन. जो हमारा सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें हेजिंग की टेक्निक जो है वो सिचुएशन के हिसाब से सेलेक्ट करना है, चूज करना है कि ऑप्टिमल हेजिंग कब होगा. यानी नो लॉस नो प्रॉफिट, एक्चुअली इट्स ब्रेक इवन, लेकिन ऑप्टिमल का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा कहाँ पे होगा. नाउ टेक्निक फॉर हेजिंग transaction risk. A company that decides to hedge its transaction exposure may choose any of the following. जिन्हें भी hedging का transaction जो hedging करना चाहते हैं अपने transaction को या फिर जो हुए हुए transaction है उसको अगर hedging करना है तो यहाँ पे following techniques दिए हैं. नंबर वन, forward hedging, future hedging, money market hedge and currency options hedge. हमने फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, मनी मार्केट और करेंसी ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो उनके बेसिक्स जो है आप वो पढ़ सकते हो. सो इफ़ यू आर गोइंग टू ओ फॉरेन करेंसी इन द फ्यूचर, फॉरवर्ड में हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जहाँ पे हम एग्री करते हैं कुछ करेंसी को बाय करने के लिए, एक लॉन्ग पोजीशन लेकर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. सो अगर आप रिसीव करते हो फॉरेन करेंसी इन फ्यूचर तो आप एग्री करते हो कि आप वो आने वाले दिनों में शॉर्ट पोजीशन लेके आप वो सेल करते हो. ठीक है. सो आपको अगर हेजिंग करना है तो लॉन्ग पोजीशन लेके वो हेजिंग परचेज करें, वो ट्रांजैक्शन परचेज करें, और सेल करना है तो शॉर्ट पोजीशन लेके वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करके आप अपना हेजिंग कर सकते हो. सो दिस इज़ द सेम आइडिया एज कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज. सो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज जो है उस हिसाब से सेम आइडिया है. टू हेज अ फॉरेन करेंसी पेएबल बाय बंच ऑफ दैट फॉरेन करेंसी टुडे एंड सिट ऑन इट्स. अगर आप कोई फॉरेन करेंसी पेएबल है और एक बंच जो है फॉरेन करेंसी का अगर आपको आज बाई करना है तो it's more efficient to buy the present value of the foreign currency payable today. Invest that amount at the foreign rate. ठीक है. तो आपको एफिशिएंटली बाई करना है प्रेजेंट वैल्यू पे फॉरेन करेंसी को जो पेएबल है आज के तारीख में, एंड आपको वो अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना है फॉरेन रेट के हिसाब से. सो मैच्योरिटी में आपको जो भी रिटर्न्स मिलेगा वो ग्रो करके मिलेगा आपके फॉरेन करेंसी पेएबल पे. ऑप्शन मार्केट हेज में क्या होता है? ऑप्शंस प्रोवाइड फ्लेक्सिबल हेज अगेंस्ट द डाउनसाइड. फ्लेक्सिबल हेज मिलता है जब हमारा जो मार्केट है वो डाउनसाइड जाता है, वाइल प्रिजर्विंग द अपसाइड पोटेंशियल. तो अपसाइड पोटेंशियल को प्रिजर्व करके हम हेजिंग करते हैं ऑप्शंस में डाउनसाइड के अगेंस्ट में, डाउनसाइड के तरफ जाके. टू हेज अ फॉरेन करेंसी पेएबल बाय कॉल्स ऑन द करेंसी. इफ द करेंसी अप्रिशिएट्स योर कॉल ऑप्शन लेट्स यू बाय द करेंसी एट द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ योर कॉल. अगर आप कॉल लेते हो करेंसी का तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है करेंसी में. ठीक है. एट द टाइम ऑफ बाइंग द कॉल ऑप्शन. देन टू हैच फॉरेन करेंसी रिसीवेबल बाय पुट्स ऑन द करेंसी. आप फॉरेन करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट होता है एंड जब आप पुट ऑप्शन लेते हो तो आपका जो करेंसी है वो आपको सेल करने के लिए मिलता है. बाय, ऑप्शंस, पुट, सेल, अगर ये आपको जानना है तो आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे. आप प्लेलिस्ट में जाके हेजिंग के रिलेटेड, फॉरवर्ड ऑप्शंस के रिलेटेड वीडियोस चेक करके पढ़ सकते हो, सो दैट आपको ये वीडियो लेक्चर जो है क्लियरली और आसान तरीके से समझ में आएगा. फ्यूचर hedge, while the use of short and long hedge can reduce or eliminate in some cases both downside and upside risk, the reduction of upside risk is certainly a limitation of using futures to hedge. तो जब आप शॉर्ट एंड लॉन्ग हेजिंग करते हो तो आपका जो डाउनसाइड और अपसाइड रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, और जब आपका अपसाइड रिस्क रिड्यूस होता है तो सर्टनली जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होते ही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हेजिंग में. देन शॉर्ट हेज में क्या होता है? अ शॉर्ट हेज इज़ वन वेयर अ शॉर्ट पोजीशन इज टेकन ऑन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. It's typically appropriate for a hedger to use when an asset is expected to be sold in the future. Alternatively, it can be used by a speculator who anticipates that the price of a contract will decrease. तो शॉर्ट हेज में क्या होता है? जब आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ये अप्रोप्रिएट होता है हेजर के लिए. ठीक है. और वो क्या करता है? अपने एसेट्स को ट्रांजैक्ट करता है और वो सेल करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट.
अल्टरनेटिवली वो क्या करता है, वो स्पेकुलेट करता है, वो एंटिसिपेट करता है कि जो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो डिक्रीज होगा और हमें फ़ायदा मिलेगा शॉर्ट हेजिंग में। लॉन्ग हेजिंग में इसके ऑपोजिट होता है। लॉन्ग हेज इज़ वन वेयर अ लॉन्ग पोजिशन इज टेकन इन द फ्यूचर, टिपिकली अप्रोप्रिएट फॉर हेजर टू यूज व्हेन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी बॉट इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में हम एसेट बॉट करने वाले हैं उसके लिए वो अप्रोप्रिएशन करता है। और अल्टरनेटिवली जब हम ये स्पेकुलेशन करते हैं और वो एंटिसिपेट करता है स्पेकुलेटर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है, तो हमने कम प्राइस में परचेज किया और ज़्यादा प्राइस में सेल किया। नाउ क्रॉस हेजिंग में क्या होता है, वो दूसरे ही तरीके से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। A risk management strategy used in limiting or offsetting probability of loss from fluctuations in the process in the price of commodity, currencies or securities. In effect, hedging is a transfer of risk without buying insurance policies. So hedging जो है ये एक ट्रांजैक्शन है जहाँ पे हम रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि अगर आपको लाइफ में कोई रिस्क है तो आप लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हो, मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करते हो, वैसे ही क्रॉस हेजिंग में आप क्या करते हो, एक सर्टन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करते हो और ऑफसेटिंग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके आपका जो लॉस है फ्लक्चुएशन से बचा सकते हो। फ्लक्चुएशन किन किन में होगा, कमोडिटीज़ के प्राइस में, करेंसीज के प्राइस में, सिक्योरिटीज़ के प्राइस में। और यहाँ पे हेजिंग क्या करता है, अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करता है किसी और के ऊपर। अब वो किसी और क्या है, सो हेजिंग एम्प्लॉयज वेरियस टेक्निक्स। हेजिंग जो है अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है, बेसिकली टेकिंग इक्वल एंड अपोजिट पोजिशन इन टू डिफरेंट मार्केट। इक्वल या फिर अपोजिट पोजीशन ले लेता है अलग अलग मार्केट में। और हेजिंग इज़ यूज्ड आल्सो इन प्रोटेक्टिंग वंस कैपिटल अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन होगा तो उसके रिलेटेड भी वो अपना पोजीशन ले लेता है, और हमारा जो हेजिंग है वो कैपिटल के अगेंस्ट में जो इन्फ्लेशन है उसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल टेक्निक्स है कुछ, नेटिंग एंड मैचिंग। सो नेटिंग इम्प्लाइज ऑफसेटिंग एक्सपोजर इन वन करेंसी विद एक्सपोजर इन द सेम और द अदर करेंसी। हम नेटिंग करते हैं, अगर समझिए फ्यूचर में $1 का प्राइस INR के कंपैरिजन में 46 रुपीज़ है, लेकिन आज हमारा जो प्राइस है वो 36 रुपीज़ है, तो हम नेट करते हैं, आज परचेस करते हैं, फ्यूचर में बाई करते हैं, या फिर आज परचेस करके फ्यूचर में सेल करते हैं। सो नेटिंग में हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज प्रॉफिट या एवरेज लॉस होता है, डिपेंड्स ऑन आवर ट्रांजैक्शन। So where exchange rates are expected to move high in such a way that losses or gains in the first exposed position should be offset by gain or loss in the second currency exposure. So एक करेंसी में आपको लॉस हो रहा है तो दूसरे करेंसी के साथ ट्रांजैक्शन करके आप वो गेन कर सकते हो। If it's two type bilateral netting and multilateral netting, in liberal netting each pair of subsidiaries nets out their own position with each other. Flows are reduced by the lower of each company's purchases from or sales to its नेटिंग पार्टनर। तो हम क्या करते हैं, हमारे करेंसी में अगर नुकसान हो रहा है तो हम किसी और करेंसी को लेकर ट्रांजैक्शन करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होता है वहाँ पे करेंसी का, और फिर हम नेट करते हैं। ठीक है, कि नेट देखते हैं कि नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस हुआ है। दिन में आपने 4 ट्रांजैक्शन किया और 4 ट्रांजैक्शन के बाद आपको पता चलता है कि आपके पास जो करेंसी है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। Then there is something called matching. The netting is typically used only for inter-company flows arising out of groups, receipts and payments. As such, it is applicable only to the operation of multinational companies rather than exporters or importers. So in contract, matching applies to both third parties as well as intercompany cash flows. It can be used by the exporter, importer as well as multinational company. It refers to the process in which a company matches its currency inflows with its currency outflow with respect to amount and timing. Receipts generated in a particular currency are used to make payments in that currency, and hence it reduces the need to hedge foreign exchange exposure और foreign exchange risk। तो यहाँ पे क्या होता है, आप नेटिंग का जो कंपनी जो है नेटिंग का जो टिपिकल तरीका इस्तेमाल करती है रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, उसी तरीके से आप ये ऑपरेशंस जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एप्लीकेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आप मैच करते हो कि हमारा जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है वहाँ से हमारा जो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लो है वो कैसे हो रहा है। एंड यहाँ पे जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो करेंसी इनफ्लो और करेंसी आउटफ्लो को मैच करते हैं, और हमारे जो अमाउंट है, हमारी जो टाइमिंग है ट्रांजैक्शन की, वो देखते हैं और उस हिसाब से हम मैच करते हैं कि हम प्रॉफिट में लॉस में।
जब भी यहाँ रिसीट जनरेट होता है वो पर्टिकुलर करेंसी के इस्तेमाल से होता है और पेमेंट जो होता है वो पर्टिकुलर करेंसी के थ्रू ही होता है। और यहाँ पे जो नीड है वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को एक्सपोज करने में मदद करता है और हमारा जो हेजिंग में जो लॉसेस है बेसिकली वो रिड्यूस करने के लिए कोशिश करता है। देन लीडिंग एंड लैगिंग है। It refers to the adjustment of intercompany credit terms. Leading means a prepayment of trade obligation and lagging means a delayed payment. जब भी हम एडवांस पेमेंट करते हैं दैट इज लीडिंग और जब भी हम डिले करते हैं पेमेंट में दैट इज लैगिंग। सो बेसिकली एक इंटर कंपनी टेक्निक है जहाँ पे हमारा जो मैचिंग या नेटिंग होता है वो प्योरली डिफेंसिव बेसिस में होता है। इंटर कंपनी लीडिंग और लैगिंग में एक रिस्क मिनिमाइजिंग के स्ट्रैटेजी के साथ चलती है और एग्रेसिव स्ट्रैटेजी होता है जहाँ पे एक्सपेक्टेड है मैक्सिमाइजिंग एक्सचेंज होना और मैक्सिमाइजिंग गेन करना। और लीडिंग एंड लैगिंग में हमें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है जहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग सब्सिडरीज होते हैं वो एक तरीके से पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन के तरीके से वो ट्रांजैक्शन करें। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो एक्सटेंसिव तरीके का लीडिंग एंड लैगिंग करते हैं, चाहे वो लीडिंग करे या लैगिंग करे। हमारा जो सब्सिडरी परफॉर्मेंस है वो प्री इंटरेस्ट बेसिस होता है और यहाँ पे इंटरेस्ट चार्जेस एंड क्रेडिट्स टू ओवरकम इवैल्यूएशन प्रॉब्लम हम कंसिडर करते हैं। देन प्राइसिंग पॉलिसी में क्या होता है, जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट को एक्सपोजर करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो दो तरीके के प्राइसिंग टैक्टिक्स होते हैं। एक तो प्राइस वेरिएशन होता है और दूसरा करेंसी ऑफ इन्वॉइसिंग पॉलिसी। अब एक तरीके से जब कंपनीज अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ रिस्क में, तो वहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ऑफसेट में हमारे पास एडवर्स इफेक्ट हो जाता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में, जो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात हो सकती है। और सेलिंग प्राइस में क्या होता है, हम एनालिसिस करते हैं कि कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्या है, कस्टमर क्रेडिबिलिटी क्या है और प्राइस कंट्रोल और इंटरनल डीलेस क्या है। इस तरीके से हम प्राइसिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क में क्या होता है, सबसे पहले चीज़ तो ये जान ले कि ऑपरेशनल रिस्क जो टर्म है वो डिफाइन किया गया है एक साइक्लिकल कंटिन्यूअल साइक्लिकल प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क डिसीजन मेकिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क कंट्रोल होता है, जिसका रिजल्ट जो होता है एक्सेप्टेंस, मिटिगेशन और अवॉइडेंस ऑफ रिस्क। या तो रिस्क एक्सेप्ट करो, मिटिगेट करो या अवॉइड करो। ORM इज द ओवरसाइट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। ORM जो है एक ओवरसाइट है, आगे का एक स्टेप है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस एंड सिस्टम, और ह्यूमन फैक्टर्स और एक्सटर्नल इवेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। अब 3 लेवल्स ऑफ ORM है, एक तो इन डेप्थ है, दूसरा डेलिबरेट है और तीसरा टाइम क्रिटिकल है। इन डेप्थ रिस्क मैनेजमेंट में हम जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर दिया है हमने, वहाँ से जो प्लेंटी ऑफ टाइम और प्लान और जो प्रिपरेशन हमने किया है उसको कंसिडर करता है। जैसे कि एग्जांपल है, इन डेप्थ मेथड्स इंक्लूड ट्रेनिंग, ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस एंड रिक्वायरमेंट एंड एक्वायरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो बेसिकली हम इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, इन डेप्थ इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और हमारे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको अक्वायर करते हैं। डेलिब्रेट रिस्क मैनेजमेंट में हम रूटीन पीरियड्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रोजेक्ट और प्रोसेस में, जैसे कि इंक्लूड क्वालिटी एश्योरेंस, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेफ्टी ब्रीफ्स, परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड सेफ्टी चेक्स। ये मॉडरेट तरीके का लेवल ऑफ ORM है। एंड देन थर्ड वाला है टाइम क्रिटिकल, जहाँ पे जब टाइम आएगा तब हम ORM करेंगे। सो टाइम क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट हम ऑपरेशंस के एक्सरसाइज के टाइम पे यूज़ करते हैं या फिर हम ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं या कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं तभी इस्तेमाल होता है। ये डिफ़ाइन किया गया है, इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। यहाँ पे हमें अवेलेबल जो भी रिसोर्सेस है, जो भी इंडिविजुअल्स हो या क्रूज़ हो या टीम्स हो, ताकि जो सेफ्टी है और इफ़ेक्टिवली अकम्प्लिश जो करना है हमें मिशन को, वो बहुत ही अच्छे तरीके से और इफ़ेक्टिवली करें। देन यहाँ पे जो टाइम एंड रिसोर्सेस है वो हमारे पास लिमिटेड होता है, जैसे कि टूल्स यूज इन इंक्लूड्स एक्सक्लूजन, एग्जीक्यूटिव चेकलिस्ट एंड चेंज मैनेजमेंट। दिस रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस। तो आप एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट देखोगे या चेंज मैनेजमेंट होगा वहाँ पे, तो आपको हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस रखना है। अब ORM के बेनिफिट्स क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑपरेशनल लॉस, ऑपरेशनल लॉस रिड्यूस होता है, हमारा जो कंप्लाइंस है वो लोअर होता है, ऑडिटिंग कॉस्ट कम होता है, अर्ली डिटेक्शन होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का, और एक्सपोजर जो है फ्यूचर रिस्क के लिए वो रिड्यूस होता है। अब मैनेजिंग ट्रांसलेशन एक्सपोजर,
ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसके इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। और अभी तक के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके कुछ हमें फीडबैक दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी या।